नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। शिवराज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र के 20 लाख करोड़ पैकेज से जुड़े फेज 3 और 4 पर चर्चा हुई है। किसानों को नाबार्ड से लोन दिलाने पर चर्चा की गई है। 16 लाख किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। 85 करोड़ का ब्याज सरकार के द्वारा चुकाया जाएगा। 1 मई से मजदूर संपर्क अभियान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान निकलने वाले हैं। रोजगार और सरकारी इंतजामों का फीडबैक लेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। तो एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने कई बिंदुओं पर चर्चा की है, बिंदुवार बातचीत की गई है। कहीं ना कहीं किस तरह से प्रदेश के निवासियों को सहूलियतें दी जाए। 1 मई से मजदूरों के लिए अब जो समस्याएं उनकी उसको पूरा करने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए कोशिश करने की तैयारी की जा रही। आज हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी नाबार्ड के द्वारा कैसे लोन हम मिले, 3000 करोड़ के आवेदन उन्हें प्राप्त हुए थे। 2000 करोड़ रुपया बैंकों को भी दे दिया है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के जो किसान हैं उन्हें केसीसी से जोड़ने का भी आज तय किया है। 16 लाख किसानों का 85 करोड़ रुपए का ब्याज राज्य सरकार भरेगी, ये भी आज तय किया है। मैं आपका ध्यान जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, इसके कारण से हमारे प्रदेश में काफी फैलाव आया है इस कोरोना के उसमें। जैसा आपने देखा भी होगा, संडे को एकदम बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से मजदूर आए, बड़ी संख्या में। इसलिए ये अलग अलग इलाकों में आपको संख्या कभी कभी बढ़ती दिखाई दे सकती है। प्रतिदिन पैदल अन्य प्रदेशों के 12 से 15 हजार लोग आ रहे हैं और मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो उनको भोजन देने की, चाय नाश्ता देने की, साधन देने की व्यवस्था कर रहा है। और एक प्रमुख सूचना आप सबको कि 31 मई के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी हेलीकॉप्टर से इन मजदूरों के पास उतर सकते हैं और काम की अद्यतन स्थिति मजदूरों के बीच जानकर पूछ सकते हैं। तो मजदूरों पर मध्य प्रदेश में सियासत अब जोर पकड़ती जा रही है, खास तौर पर जब सूबे में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में मजदूरों का मुद्दा एक बार फिर सियासी दांव पर लग चुका है। कांग्रेस का सरकार पर आरोप है कि लॉकडाउन में मजदूरों की सहूलियत का ख्याल नहीं रखा गया। अब कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए यह बात बड़े पैमाने पर उठाना चाहती है। कांग्रेस 28 मई से मजदूरों के साथ चर्चा कर वीडियो बनाएगी और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाएगा। कांग्रेस की मांग होगी कि मजदूर परिवारों को 10,000 रुपये महीना दिया जाए। हालांकि बीजेपी का दावा है कि प्रदेश सरकार ने मजदूरों के लिए ऐतिहासिक काम किया है। से वापसी हुई है और किस तरह से मजदूर भटकते हुए, परेशान होते हुए अपने घर तक पहुंचा है, कितनी कठिनाइयों के बाद अपने घर पहुंचा है। सरकार की तरफ से जो प्रबंध होने चाहिए वो पूरी तरह से अनुचित थे, कुप्रबंध थे, उचित प्रबंध नहीं किए गए, जिसकी वजह से मजदूर काफ़ी परेशान हुए हैं। मजदूर अगर पहुंचे हैं तो अपनी व्यवस्थाओं से पहुंचे हैं, अपना पैसा लगा के पहुंचे हैं या कई सामाजिक संगठनों ने व्यवस्था की है। ये पीड़ा कितनी देशव्यापी, इस पीड़ा को ढांकने की कोशिश हो रही है, तो ये जनता तक कैसे पहुंचे, जनता कैसे जाने कि देश में क्या घटित हो रहा है। इसलिए कांग्रेस इसको साझा करना चाहती। कांग्रेस उनके दुख दर्द में जहां शामिल है और वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो वो दुनिया को जानना चाहिए कि हम किस दुख में, किस त्रासदी में, किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और देश की सरकार संवेदनाशील है। देखिए, उनका काम है वो, जो उनके पास कुछ और बचा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने मजदूरों के लिए भी जिस प्रकार से जो काम किया है, मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी
एक ऐतिहासिक काम जो आए हुए सभी प्रवासी मजदूर हैं, चाहे यहां से गए या आए, उन सब का बेहतर ध्यान रख करके मध्य प्रदेश की सरकार ने हर प्रकार की सुविधाएं देने का काम, जॉब कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बनाने का अभियान शुरू किया है, इसलिए उनको रोजगार, उस स्थान पर जो नए लोग मजदूर आए उनको अवसर देना, यह अभियान हमने शुरू किया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर बीजेपी पूरे देश में अभियान चलाएगी। हालांकि बीजेपी कोरोना महामारी को देखते हुए इस अभियान को डिजिटल माध्यम से चलाने जा रही है। पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जन जन को बताने का काम करेगी। 30 मई से बीजेपी वर्चुअल अभियान चलाएगी, जिसमें से 2 वर्चुअल रैलियां मध्य प्रदेश में भी की जाएंगी। इससे बूथ लेवल तक आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जाएगा। महामारी के संकट में रहते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 1 वर्ष के अंदर जो ऐतिहासिक काम और ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री ने जो लिया है और स्वदेशी का संकल्प जो लिया है कि आत्मनिर्भर भारत बनाते हुए स्वदेशी के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस अभियान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 30 तारीख से जो 1 वर्ष पूरा होगा, सभी कार्यकर्ता वर्चुअल और हम इस दिशा में आगे बढ़ने का काम ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन सारी बातों को जनता के बीच ले जाएंगे। घर घर तक संपर्क करते हुए 10 करोड़ घरों में संपर्क का अभियान एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर अभी 30 तारीख से हम प्रारंभ करेंगे और उसके अंदर 10 करोड़ घरों में एक घर में केवल 2 लोग संपर्क करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करते हुए, फेस कवर मास्क का उपयोग करते हुए। आज जब लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है तो विपक्ष केंद्र सरकार की लॉकडाउन की रणनीति पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल यह कि क्या लॉकडाउन जल्दबाजी में लागू किया गया? सवाल यह भी है कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच लॉकडाउन से धीरे धीरे बाहर निकलना या राहत देना सही कदम है। केंद्र सरकार की माने तो सरकार ने हर फैसला सही वक्त पर लिया है। स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है? बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। बिना सोचे समझे जो लॉकडाउन किए उसके कारण से लाखों करोड़ों परिवार न केवल बेरोजगार हुए बल्कि लाखों लोग सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हुए और उसमें भी कितने लोगों की मौत हो गई और कितने लोगों को होगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये कि लोगों को केवल तकलीफ ही दिए हैं, अर्थव्यवस्था रसातल में जा रहा है और लोग लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। जब लॉकडाउन लगा तब 3 दिन में संक्रमण की संख्या डबल हो रही थी। आज ये दर कम होकर 13 दिन लगते हैं डबल होने के लिए। ये भारत की सफलता है, सबकी सफलता है। और मुझे आश्चर्य होता है जब लॉकडाउन लगा तब कांग्रेस ने हाय तौबा मचाया कि लॉकडाउन क्यों लगाया, पूरे देश भर में क्यों लगाया, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। यानी जब लगा तो भी विरोध किया, अब अगर उठ रहा है तो उसका भी विरोध करेंगे। तो ये जो कांग्रेस की नीति है ये दोगलापन है, ये पाखंड है।
लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की ओर से सीमा विवाद को लेकर चल रहे गतिरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक से इतर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला से अलग से इस मामले पर बातचीत की है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सीडीएस जनरल रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ चीन से तनाव के मामले पर लंबी समीक्षा बैठक कर चुके हैं। राजनाथ सिंह को सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने इस मामले की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दे चुके हैं। वह 2 दिन पहले ही लेह का दौरा करके लौटे हैं। इसके बाद यह जानकारी मिली है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों की तैनाती पर सवाल पूछे और चीनी तनाव के खिलाफ भारतीय सेना को पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। अब रुख छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। छत्तीसगढ़ में 23 कलेक्टर बदल दिए गए हैं। सरकार ने तबादले का आदेश जारी कर दिया है, जिसमें टोपेश्वर वर्मा को राजनांदगांव कलेक्टर बनाया गया है। महादेव कावरे जशपुर के कलेक्टर बनाए गए हैं। डोमन सिंह गौरेला पेंड्रा मरवाही के कलेक्टर होंगे। रणवीर शर्मा सूरजपुर के कलेक्टर बनाए गए हैं। अभिजीत सिंह नारायणपुर, श्यामलाल धावड़े बलरामपुर, संजीव कुमार झा सरगुजा, सारांश मित्तल बिलासपुर, यशवंत कुमार जांजगीर चांपा, कार्तिकेय गोयल महासमुंद, भूरे सर्वेश्वर नरेंद्र दुर्ग, सुनील कुमार जैन बलौदाबाजार, रमेश कुमार शर्मा कवर्धा के कलेक्टर बनाए गए। तो प्रशासनिक सर्जरी के साथ साथ पुलिस महकमे में भी तबादला हुआ है, फेरबदल देखने को मिला है। डॉक्टर आनंद छाबड़ा खुफिया विभाग के नए चीफ बना दिए गए हैं। हिमांशु गुप्ता की जगह डॉक्टर आनंद छाबड़ा लेने वाले हैं। रायपुर आईजी के साथ साथ आईजी इंटेलिजेंस का जिम्मा मिला है। हिमांशु गुप्ता एडीजी पीएचक्यू बनाए गए हैं। पुलिस मुख्यालय उन्हें भेज दिया गया। और छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के आज 68 नए केस मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 281 पहुंच चुकी है। कुल मरीजों की संख्या 360 पहुंच चुकी है। अब तक 79 से ने कोरोना को मात दे दी है। मुंगेली जिले से सर्वाधिक 70 एक्टिव मरीज अभी तक मिल चुके हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ते आंकड़ों से अब खलबली मचती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी अपडेट, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां कोरोना के 68 नए मामले मिल चुके हैं। तो बड़ी खबर, कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 360 पहुंच चुकी है। तो 81 जो मामले हैं वो, माफ कीजिएगा, संख्या में थोड़ा सा फेरबदल है। तो 281 जो हैं वो अभी तक एक्टिव मरीज हैं और 360 जो हैं वो कुल पॉजिटिव संख्या पहुंच चुकी है। 79 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है और उससे जंग लड़ जीतने के बाद वो अपने घरों की ओर रवाना हो चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। लेकिन मुंगेली जिला लगातार हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, वाकई में छत्तीसगढ़ के आंकड़े चौंका रखे हैं। अब क्या और कोई परिवर्तन देखने को मिल रहा है व्यवस्थाओं में? देखिए, जिस तरह से आंकड़े आए हैं, आज सर्वाधिक 68 मामले एक दिन में आए हैं, जबकि पिछले शनिवार की बात कर ली जाए, जिक्र कर लिया जाए तो शनिवार तक पूरे कोरोना काल में कुल 67 मामले थे और आज एक साथ 68 मामले सामने आए हैं। ये बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में स्थिति किस तरह से पल पल बदल रही है, किस तरह से मामला जो है वो गंभीर होता जा रहा है। हालांकि जो कलर जोन की बात है, आज कलर जोन में कुछ और नए जिलों को शामिल किया गया है, रेड जोन में उन्हें शामिल किया गया, लेकिन ये तमाम जो कोशिशें हैं दीपेश, वो पर्याप्त धरातल पे दिखाई इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि लगातार एक सप्ताह के भीतर रोज
30, 35, 40 और आज 68 इस तरह से जो मामले आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि अभी भी 1 लाख के करीब जो पंजीकृत प्रवासी हैं उनका छत्तीसगढ़ लौटना भी शेष है। अन्य राज्यों में जाने वाले कई लोग अभी भी सड़कों पे बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं और चौंकाने वाला मामला है, चिंताजनक स्थिति है कि उनको लेकर अभी और कोई व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होगी, नहीं तो यह आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर उज्जैन से। उज्जैन में कोरोना के 13 नए केस मिले हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 614 पहुंच चुकी है। अब तक 54 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। उज्जैन में कोरोना से 261 मरीज रिकवर भी कर पाए। तो वहीं सागर में 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 108 हो गई है। अब तक 27 मरीज रिकवर कर चुके हैं। दमोह में आज कोरोना के 6 केस मिले हैं। दमोह में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16 हो चुकी है। देश भर में कोरोना को लेकर लोग डरे सहमे हैं। इसे लेकर न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर ज्योति कुमार, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। प्रीति शर्मा रायपुर से आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या हाथों के साथ मोबाइल और पर्स को भी सैनिटाइज करना आवश्यक है? मनीषा सिंह दिल्ली से बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि कोरोना से हम सभी डरे हुए हैं। ऐसे में हमारे पर्सनल यूज की जो चीजें हैं, क्या उन्हें भी सैनिटाइज करते रहना चाहिए? मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी, मैं रायसेन से हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था आपसे, क्या हाथों के साथ पर्स और मोबाइल को भी सैनिटाइज करना जरूरी है? मेरा नाम सुनील समैयार है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। डॉक्टर साहब से हमारा प्रश्न है, क्या हमें प्रतिदिन अपनी घड़ी, मोबाइल, पर्स, बेल्ट इत्यादि को भी सैनिटाइज करना चाहिए? देखिए, हमारे खुद के या पर्सनल इस्तेमाल करने वाले कोई भी चीज़ हो, जैसे कि कंघी हो या पर्स हो या मोबाइल हो, जिसको हम छूते हैं और जिससे हम करीब आते हैं, तो इनमें कोरोना के कीटाणु, अगर कोरोना की बीमारी से पीड़ित कोई आदमी हो, कोई शख्स हो, उसके ये इन माध्यमों के जरिए फैल सकता जरूर है। और ऐसा कहा जाता है कि वैज्ञानिकों ने भी ये जांच किया है कि कोरोना वायरस काफ़ी घंटों तक, यानी कम से कम 10 घंटे, कई लोगों ने 12 घंटे तक भी जांच करके पाया है कि ये कोरोना वायरस जीवित रहते हैं। और जब तक वो उसमें ऐसे चीज़ों से हम लोग उसको हटाते नहीं हैं, तो वहाँ से कोरोना वायरस की बीमारी फैलने की की संभावना है ही। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को, कोई भी चीज़ हो जिसको हम छूते हैं या जिसको हम हमारे बदन के करीब रखते हैं या जिसको हम पर्सनल आइटम्स ऑफ यूज़ बोलते हैं, जैसे दांत मांजते हैं तो टूथब्रश यूज़ करते हैं, कंघी यूज़ करते हैं, कलम यूज़ करते हैं लिखने को, बटुआ इस्तेमाल करते हैं पैसा निकालने को, कोई भी चीज़ जिसको हम छूते हैं, इसको गीले कपड़े से, गीले टिश्यू से साफ करके लेना अच्छा रहेगा। और अब देखते हैं इंदौर टॉप 10। इंदौर में कल से सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे। कलेक्टर ने जारी किया आदेश, ऑनलाइन फूड डिलीवरी की भी अनुमति दे दी गई। इंदौर के अरविंदो अस्पताल से कोरोना के 46 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर के लिए रवाना हुए। इसमें 90 साल की बुजुर्ग महिला से लेकर 5 साल तक के बच्चे भी शामिल। इंदौर में अब 3103 कोरोना मरीज पाए गए हैं। इनमें से 1502 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। जिले में कोरोना से अब तक 117 लोगों की जान जा चुकी है। इंदौर उज्जैन सीमा पर बसे बड़ोचिया खान गांव में 19 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सावेर अस्पताल के
बीएमओ ने बताया है करीब 10 दिन पहले इंदौर आई महिला ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। देश में 31 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लेकिन इंदौर में लॉकडाउन में धीरे धीरे रियायत दी जाएगी। कलेक्टर के मुताबिक शहर से लॉकडाउन खत्म होने में 15 से 20 दिन लगेंगे। कई सीरियल्स में काम कर चुकी इंदौर की एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता ने फांसी लगाकर जान दे दी। हालांकि पुलिस कोई सुसाइड नोट नहीं मिलने की बात कह रही है। इंदौर में गेहूं खरीदी की तारीख 31 मई कर दी गई है। कृषि मंडियों में फसल लेकर आ रहे किसानों की भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया। कलेक्टर ने इसे लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए। इंदौर से घरेलू उड़ानें शुरू हो चुकी है। पहले दिन सिर्फ 4 फ्लाइट्स ही उड़ी, जिसमें से 2 फ्लाइट्स दिल्ली गई और 2 फ्लाइट्स दिल्ली से इंदौर आई। इंदौर से पश्चिम बंगाल के लिए 2 जून को स्पेशल श्रमिक ट्रेन रवाना होगी। ट्रेन से इंदौर में फंसे 1500 लोग पश्चिम बंगाल जाएंगे। नौतपा के दौरान गर्मी का सितम जारी है। इंदौर में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।